डाइपोल क्या होता है? तो डाइपोल मतलब एक सिस्टम, जैसे ये माइनस क्यू हो गया और ये प्लस क्यू। क्यू क्या होता है? चार्ज होता है। तो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस और दोनों एकदम नजदीक नजदीक रखा हो, कितना दूरी हो? 2l। ये क्या कहलाता है? डाइपोल। ठीक है, तो डाइपोल का मतलब सर एक ऐसा सिस्टम जहां माइनस क्यू और प्लस क्यू रखा हो और दोनों के बीच का दूरी बहुत कम हो। अब इसमें बताना है टॉर्क बताना है। टॉर्क क्या होता है? एक टाइप का फोर्स होता है जो कि रोटेशनल मोशन कराता है। ठीक है, एक टाइप का फोर्स जो कि रोटेशनल मोशन कराता है। अब लिखा हुआ है यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा गया है। अब ये बताना है कि इस डाइपोल पे कितना टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क को ऐसे दिखाते हैं टाउ से। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां से इलेक्ट्रिक चार्जेस निकला तो उसको कहां से निकलता है? प्लस से। ये कहां सीखे थे हम लोग? ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कि हमेशा प्लस से क्या होता है? निकलता है और किधर जाता है? तो अब देखो यहां माइनस है, अब इस माइनस को ये प्लस अपनी ओर खींचेगा। हाँ, यहां प्लस है, इस प्लस को ये माइनस अपनी ओर खींचेगा। तो ये प्लस इसको अपनी ओर खींच रहा है यानी फोर्स कहीं इधर लगा रहा होगा, और ये माइनस इसको इधर कहीं खींच रहा है यानी फोर्स कहीं यहां लग रहा होगा। तो सर अब बात यह है कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क होता है, तो फोर्स निकालना पड़ेगा, फोर्स कितना होगा? तो चार्ज के टर्म में फोर्स निकालना है। तो ये हम लोग सीखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, E बराबर क्या होता था? F बाई क्यू। यहाँ F निकालना हो तो E इंटू क्यू, ये मल्टीप्लाई हो गया ई क्यू या क्यू ई, जो भी बोलो। सर फोर्स बराबर क्या होता है? क्यू ई। सर फोर्स बराबर क्या होता है? क्यू ई। सर ई तो सेम है और क्यू जो है दोनों जगह सेम ही है, तो फोर्स क्या है? सेम ही है, क्यू ई। तो फोर्स की जगह पे क्या रख दें? क्यू इंटू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है, यहां से यहां के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l होता है क्या? नहीं सर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, मतलब कुछ ये वाला डिस्टेंस, ये वाला दूरी हम लोग को देखना है, यहां से यहां का दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर यहाँ पे एक एंगल थीटा लेना पड़ेगा। सर अगर ये 2l है और ये थीटा है, थीटा के साथ वाला लाइन 2l cos थीटा, और थीटा के अपोजिट वाला लाइन 2l sin थीटा। जब ये 2l sin थीटा, तो जितना ये है उतना ये है, ये भी कितना? 2l sin थीटा। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि सर देखिए, अगर कोई भी तिरछा लाइन है, अगर ये मान लेते हैं ए है और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एंगल थीटा बना हुआ है, तो थीटा के साथ वाला ए का एक कंपोनेंट क्या होता है? ए कॉस थीटा, और थीटा के अपोजिट वाला ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये बात बस छोटा सा है कि अगर कोई भी तिरछा ऐसा लाइन हो, एफ हो, ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो, अगर ये तिरछा है, यहाँ थीटा है, थीटा के साथ वाला कॉस, थीटा के अपोजिट साइन, तो ये थीटा, थीटा के साथ कॉस, थीटा के अपोजिट साइन, ये साइन तो ये भी साइन, क्योंकि दोनों बराबर है। अब हम लोग को परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया है 2l साइन थीटा, तो यहाँ पे रख देंगे 2l साइन थीटा। अब फिर यहाँ पे हम लोग को इस e को इधर कर दो, ई क्यू 2l साइन थीटा। कोई दिक्कत है इतना में? बस इस e को इधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। सर अब q इंटू 2l, ये एक फॉर्मूला है किसका? डाइपोल मूवमेंट का। तो q इंटू 2l बराबर क्या होता है? p होता है। क्या होता है? p साइन थीटा। सर अगर कहीं भी साइन थीटा, ये भी यही आंसर भी है, लेकिन अगर इससे और आगे बढ़ना है तो कहीं साइन थीटा है तो इन दोनों के बीच में जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कौन सा होता है? क्रॉस, p क्रॉस e या e क्रॉस। ये हम लोग निकाले टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक
फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक डाइपोल रखा गया है, इसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, तो कितना लगेगा, P sin थीटा। समझ गए ये बात। अब इस पे 3 कंडीशन था ना, याद हो गया 3 कंडीशन। इस पे 3 कंडीशन है। पहला है केस फर्स्ट, अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है कि इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर ही डाइपोल रखा गया है। यही हुआ ना, मतलब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही क्या कर दिया गया, डाइपोल। तो पी ई इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, मतलब डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो टॉर्क कितना हुआ, पी ई साइन थीटा की जगह पे 0, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है ना। तो 0 इंटू समथिंग 0, तो टॉर्क कितना हो गया। ये केस है जब मिनिमम वैल्यू होता है किसका, टॉर्क का। ठीक है, टॉर्क का मिनिमम वैल्यू कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही डाइपोल रख दिया गया हो, तो उस केस में टॉर्क का वैल्यू मिनिमम आता है 0। फिर दूसरा केस है जब थीटा कितना हो 90, इस केस में मैक्सिमम वैल्यू आता है किसका, टॉर्क का। तो टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा, तो साइन कितना 90, साइन 90 कितना 1, तो वैल्यू कितना आया 1 आ गया पी ई, तो ये तो 1 हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू है। एक और केस होता है जब थीटा कितना हो, एकदम ये अनस्टेबल केस है। इस केस में सिस्टम अनस्टेबल फॉर्म में होता है और मिनिमम वैल्यू ही है। टॉर्क बराबर पी साइन 180, साइन 180 कितना 0, तो टॉर्क बराबर कितना, जो लोग दोबारा समझा है उन लोग को शायद और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ है ही नहीं इस कंसेप्ट में, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ प्लेन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक प्लेन सरफेस है, इस पे अगर कोई टच करके जाएगा तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट होगा। अगर मान लो ऐसे ऊपर ऊपर जाएगा, इसके ऊपर यहाँ चार्ज रख दिए हैं, अगर मान लो जहाँ पे क्यू रखेंगे वहीं से स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर कोई चार्ज रखे प्लेन सरफेस के ऊपर, यहाँ से फील्ड निकला, तो ये फ्लक्स हुआ नहीं। फ्लक्स वही हुआ जो प्लेन सरफेस को आर पार करके जाए। ठीक है, आर मान लो यहाँ से बहुत सारा लाइन गया है, ठीक है, ये से रखे हैं, यहाँ से बहुत सारा लाइन जा रहा है, ऐसा इमेजिन करो, यहाँ से भी लाइन गया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो जितना लाइन इसको क्रॉस करके उधर निकल के जा रहा है, जितना लाइन क्रॉस करके यहाँ से निकल के जा रहा है, वो सब क्या हुआ, फ्लक्स में काउंट होगा। और जो लाइन ऊपर ऊपर चला गया वो फ्लक्स हुआ नहीं। समझ में आ गया ना, कि जो परपेंडिकुलरली उसके थ्रू जाए, सरफेस के थ्रू निकले, वही क्या हुआ, फ्लक्स हुआ। अब जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ से यहाँ तक, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या समझाते हैं बार बार, कि मान लेते हैं कि एक बॉक्स है ये, ठीक है, इसके थ्रू कितना फील्ड लाइन क्रॉस हुआ है, 2। अब मान लेते हैं कि इधर एक बड़ा बॉक्स लेके आते हैं, ये एक बड़ा बॉक्स है, इसको यहाँ लेके आए। अब इसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हुआ, 4। तो जब एरिया छोटा हो रहा है, जब एरिया छोटा है इस वाले का, तो फील्ड लाइन भी कम है। जब एरिया बड़ा हो गया इस पूरे बड़े वाले का, तो फील्ड लाइन ज़्यादा हो गया। इसका मतलब सर ये जो फ्लक्स है
ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो डिपेंड करता ही करता था, क्योंकि उसी से तो बन ही रहा है, फील्ड लाइन से। ये एरिया पे भी डिपेंड करता है कि अगर एरिया बढ़ा तो फ्लक्स ज्यादा। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बढ़ जाता है। ये बात दिखाई दे दिया ना, एरिया छोटा तो कम, जैसे ही एरिया बढ़ा, जैसे ही ये आया यहाँ पे चारों, 1 2 3 चारों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास होके निकल रहा है। अब इन दोनों को मिला दिया गया तो फ्लक्स बराबर ये cos थीटा। अगर इस पे एक और केस है कि अगर मान लेते हैं कि फ्लक्स हम लोग छोटे सरफेस के लिए ले रहे हैं, छोटे सरफेस के लिए ले रहे हैं, तो अगर छोटे सरफेस के लिए फ्लक्स लेंगे, जैसे हम समझाए थे, अगर ये पूरा लेंथ L है, छोटा सा लेंथ क्या होता है? dl होता है ना ये बात। अब मान लो कि बहुत सारा छोटा 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 सरफेस ले लेंगे, सबको जोड़ देंगे, dl, यहाँ भी dl, यहाँ भी dl, dl प्लस dl प्लस dl, तो क्या बनेगा? l। तो सिंपल से हम लोग इसी को dl का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? अगर बहुत सारे सिमिलर चीजों को ऐड करना हो तो क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। तो बहुत एक बड़ा सा सरफेस था l, उसको छोटा सा पार्ट लिए तो dl आया, और सबको जोड़ देंगे dl 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 तो l ही आएगा ना वापस में। सिंपल सा जोड़ने से अच्छा है कि अगर इसका लेंथ 0 से 10 मीटर है तो हम लोग क्या करते हैं, 0 से 10 लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर ये समझ में ना आए, बस इतना समझो, इंटीग्रेशन कब पढ़े थे? 11th में पहली बार। तो इंटीग्रेशन बस इसीलिए करते हैं कि छोटे छोटे चीजों को ऐड करना ना पड़े, बस इंटीग्रेट करके हमारा आंसर आ जाए। अब यहाँ पे अगर हम लोग छोटा फ्लक्स ले रहे हैं तो एरिया क्या होगा? छोटा एरिया होगा। ये बड़ा एरिया था, ये छोटा एरिया, cos थीटा। अब मान लो मतलब फिर से इस फ्लक्स को बड़ा करना है तो क्या करेंगे सर? इंटीग्रेट। अभी उससे क्या है, छोटी चीजों को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेट। ई बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा? डी cos थीटा। चाहे तो ये लिखो, चाहो तो फ्लक्स बराबर क्या ई cos थीटा लिखो, चाहे ई डॉट ए लिखो, सब क्या है? सेम। ये डॉट हटेगा तो ही क्या आया है? cos। जैसे यहाँ पे साइन था तो क्या लिखे थे? क्रॉस। वैसे अगर अगर डॉट होता है तो क्या लिखते हैं? cos। यहाँ पे अगर cos थीटा है, नहीं लिखना है तो क्या करोगे? डॉट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना बात समझ में आ गया। फ्लक्स का सिंबल है ये। फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्लक्स एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन दोनों को मिलाए ये cos थीटा फ्लक्स बराबर आया। अब छोटे फ्लक्स के लिए ई डी ए cos थीटा इंटीग्रेट कर देंगे तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी। फ्लक्स के बाद कुछ पढ़े थे? गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोग सीखे हैं कैसे, कि अगर एक यहाँ पे चार्ज है, इससे r दूरी पे यहाँ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये निकालना सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं? सीखे हैं ना, बता तो क्या होगा? KQ बाई आर स्क्वायर। ये हम लोग फॉर्मूला पहले सीख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हेल्प से। उससे पहले कूलम्स लॉ सीखे थे, उसी से फिर ये निकल के आया। ठीक, तो ये तो सीख चुके हैं। सर अगर डिस्टेंस दिया हो तो हम लोग इजिली निकाल लेंगे। और ये किसके लिए था? मतलब ये एक्चुअली कूलम्स लॉ से ही निकल के आया था, और कूलम्स लॉ में एक लिमिटेशन हम लोग पढ़े थे, ये हमेशा क्या होना चाहिए? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से अगर किसी दूरी पे पूछा जाए तो हम लोग इजिली निकाल लेंगे। लेकिन मान लो कि एक पूरा पूरा सिस्टम, मान लो जैसे एक पूरा पूरा ऐसा सीट से पूछ लिया कि एक पेपर ले लो, उस पर पूरा प्लस चार्ज बहुत सारा है, अब इससे कुछ दूरी पे r दूरी पे कितना होगा, तो ये तो हम लोग सीखे ही नहीं है। हम लोग किसके लिए सीखे हैं? पॉइंट चार्ज, छोटे चार्ज के लिए। एक पूरे सिस्टम के लिए नहीं सीखे हैं। चाहे ऐसा सिस्टम दे सकता है, चाहे ये सिस्टम दे देगा कि यहाँ प्लस है, इससे कुछ दूरी पे बताइए, चाहे बोल देगा कि एक तार है, इस पे प्लस चार्ज है, इससे कुछ दूरी पे बताइए। तो सीखे हैं क्या ऐसा? हम लोग नहीं सीखे हैं ये सब। समझ में आ रहा है ना कि गॉस लॉ हम लोग क्यों पढ़े? क्योंकि हम लोग बस पॉइंट चार्ज के लिए निकालना सीखे थे कूलम के द्वारा। लेकिन अगर एक पूरा सिस्टम के पूछा जाए कि पूरा सिस्टम से किसी दूरी पे निकालिए, तो पूरे सिस्टम के लिए तो हम लोग पढ़े ही नहीं ना। पहले एक क्यू के लिए पढ़े हैं, तो बहुत सारा क्यू है सबके अंदर, तो पढ़े ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग गॉस लॉ पढ़ते हैं। अब गॉस लॉ में गॉस लॉ
जो गॉस इंसान था वो क्या बोला, अगर एक चार्ज Q है किसी क्लोज सरफेस में रखा गया है, ठीक है, किसी क्लोज सरफेस में रखा गया है और इसके अंदर Q मतलब मान लो 10 चार्ज है छोटा छोटा, उसको हम लोग एक साथ Q बोल दिए, ठीक है। तो किसी r दूरी पे अगर पूछा गया कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसको निकालने से पहले गॉस एक नियम बताया, उसके हेल्प से हम लोग इजीली निकाल लेते हैं। ये क्या बोले कि जो भी फ्लक्स होगा, इस चार्ज से निकल रहा है बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा तो फ्लक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर, फ्लक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही बनता है। तो जो भी फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? 1/ε0 टाइम्स किसके? सर जो चार्ज है अंदर, कितना चार्ज है? Q। तो Q बस यही क्या है हमारा गॉस लॉ, बस इतना सा बात है। क्या बोले गॉस जी कि अगर एक चार्ज है और किसी r दूरी पे पूछा गया तो एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, यहां से जो भी फ्लक्स निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब फ्लक्स, वो किसके बराबर होगा? जो भी चार्ज इस सरफेस के अंदर है अपॉन ε0। अब फ्लक्स बराबर क्या होता है? E डॉट डी ए या ई डॉट ए, कुछ भी लिख सकते हो। ई इंटीग्रेशन डी ए किसके बराबर आया? समझ में आया कि नहीं आया? फ्लक्स बराबर ये लिख सकते हैं ना, पढ़ चुके हैं अभी, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े हैं ना, ई ए कॉस थीटा ई ए। तो फ्लक्स बराबर ये लिख सकते हैं, फ्लक्स के बराबर ये होता ही है, तो यहाँ लिख दिया। तो ये रिलेशन किससे निकल के आया? गॉस लॉ से निकल के आया। हम कब से क्या बोल रहे हैं, गॉस लॉ के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बड़ा आसान काम है। देखो ई आ चुका है, एरिया निकाल के इंटीग्रेट करना है और वहाँ डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा ई का। ई निकालना सीख रहे हैं ना गॉस लॉ के हेल्प से, तो ये एक रिलेशन निकल के आया इसके हेल्प से। तो गॉस लॉ समझ में आया क्या बोलते हैं गॉस जी? तो गॉस यही बोलते हैं कि जैसे मान लेते हैं ना कि एक पूरा ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा पतला सा रॉड है, इस पर बहुत सारा प्लस चार्ज है। अब बोले ना कि यहाँ पर निकालिए कि क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा। तो मान लेते हैं कि ऐसे सर्कल बना दिए। तो गॉसियन सरफेस का मतलब क्या होता है कि जो चार्ज है ना अंदर, उससे हर जगह इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए वो सरफेस। जैसे यहाँ पे देखो r, यहाँ पे भी r, हर जगह इक्वल डिस्टेंस होगा सर्कल ना। अब मान लो यहाँ सर्कल बना दिए, तो इस चार्ज से ये डिस्टेंस r है, लेकिन इसी मतलब यहाँ भी चार्ज है ना, अब यहाँ से ये डिस्टेंस r है, तब इक्वी डिस्टेंस है क्या? नहीं है ना, सर सर्कल तो नहीं बनेगा। इसीलिए इस कुछ केसेस दिया हुआ है हमारे 12th के सिलेबस में, जो हम लोग को एक बार पढ़ लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें ये करना है, इसमें ये करना है। अब जैसे इस रॉड पे दिमाग लगाओ कि हम लोग ऐसा क्या सरफेस बनाएंगे इस रॉड के लिए, नहीं सोच पा रहे हो? सिलेंडर बनाए, कैसा सिलेंडर बनाए इसके लिए? अब देखो यहाँ से जितना दूरी ये है सर, उतना ही दूरी तो ये भी है। अब तो हर जगह इक्वी डिस्टेंस पे बात हो रहा है सर, तो मतलब इस पर सिलेंडर बनेगा। इस पे तीसरा केस देखो, पहला केस ये क्यू, दूसरा ये, पहला सर्कल बनेगा, दूसरा ऐसा सिलेंडर। अब तीसरा केस ये बनता है कि एक ऐसा सीट है, इस सीट पे ऐसा प्लस चार्ज है। अब बोला है कि किसी r डिस्टेंस से बताइए, तो अब यहाँ पे भी क्या बनाएंगे? सिलेंडर ही बनेगा। यहाँ पे भी ऐसा सिलेंडर बनेगा। तो पढ़ना है आगे, हम भी बस ओवरव्यू दे रहे हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी? तो हम लोग गॉस लॉ पढ़ चुके हैं, और गॉस लॉ क्यों पढ़ा जाता है ये मैं बता चुका हूं कि अगर एक पॉइंट चार्ज Q है, इससे एक r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए, तो हम लोग को फॉर्मूला इजीली पता है, कूलम्स लॉ जो बताए थे उससे हम लोग फोर्स निकाले थे, E बराबर kq/r²। बट अगर कोई पॉइंट चार्ज ना हो, ये क्या है? पॉइंट चार्ज। अगर कोई पॉइंट चार्ज ना हो, पूरा का पूरा सिस्टम हो, जैसे एक पूरा का पूरा तार, इस पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, इससे किसी r दूरी पे पॉइंट P पे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डायरेक्टली नहीं निकल सकता है कूलम्स लॉ से। तो यहाँ पे ठीक है, एक पूरे सिस्टम के लिए, चाहे एक वायर ले लें, ठीक है, चाहे एक पूरा वायर ले लें, चाहे हम लोग सीट ले लें, इस पे बहुत सारे चार्जेस हों, इससे किसी r दूरी पे पूछा जाएगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं। इन दैट केस हम लोग
गॉस लॉ का यूज करते हैं, उसका एप्लीकेशन आता है। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या बोलता है, किसी भी सिस्टम में जो भी फ्लक्स निकल रहा है, किसी भी सिस्टम से, ठीक है, जो भी फ्लक्स निकल रहा है, जो भी फ्लक्स निकल रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सिस्टम है, इस पॉइंट P पे r दूरी पे पूछा गया कितना फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे टोटल बहुत सारा प्लस चार्ज है, सबको मिला के हम लोग सबका समेशन कर देंगे तो Q चार्ज बोलते हैं कूलम में। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स जो है वो 1/ε0 टाइम होता है, किसके, चार्ज के। ठीक है, ये समेशन है। ठीक है, इसको डायरेक्टली Q/ε0 भी लोग बोलते हैं। समेशन क्यों लिखा है मैंने, समेशन का मतलब बहुत सारे सिस्टम है ना, प्लस 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 सारे चार्जेस का ऐड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको बस गॉस लॉ से यही समझना है कि एक सिस्टम के अंदर अगर मान लेते हैं बहुत सारा चार्जेस है, इन सबको ऐड करने पे प्लस Q आ रहा है। ठीक, अब हम लोग को देखना है कि इस सिस्टम से इस पॉइंट P पे कितना फ्लक्स निकल रहा है। फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये प्लस होता है, ये प्लस अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बाहर निकालता है, ये बात तो आप लोगों को पता ही है। तो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर निकलेगा, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करके निकल रहा है, वही होता है फ्लक्स। तो एक अगर सिस्टम पे देखा जाएगा कितना फ्लक्स निकल रहा है, वो कितना होगा, 1/ε0 टाइम, किसके, इस पूरे सरफेस के अंदर कितना चार्ज है टोटल, Q, तो Q चार्ज के। ठीक, और हम लोग इसको समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 1/ε0 टाइम, जितने भी प्लस 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 है सबको जोड़ दीजिए छोटा Q से। ठीक, बस ये याद रखना है कि 1/ε0 टाइम होता है। और हम लोग फ्लक्स का एक और फॉर्मूला, जो नॉर्मल फॉर्मूला पढ़े थे, कि फ्लक्स बराबर क्या होता है, E इंटीग्रेशन TA। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग और क्या बोलते थे, EDA cos थीटा, क्योंकि डॉट हटाएंगे तो cos आ जाएगा इंटीग्रेशन में। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बक्सा होता है ऐसे गोल कर देते हैं, क्यों, क्योंकि सरफेस कैसा है, इनक्लोज है, क्योंकि सरफेस कैसा है, इनक्लोज्ड है। एक क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है, एक जैसे यहाँ पे हम लोग लिए हैं चार्ज, जैसे हम लोग यहाँ पे लिए हैं ये चार्ज सब प्लस प्लस है, तो एक सरफेस को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे इस क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज कितना है, Q चार्ज है। सरफेस इनक्लोज्ड होता है, इसीलिए फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है E.dA, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे क्लोज मतलब गोल कर देते हैं, कि क्लोज सरफेस के लिए बताया गया है। ठीक, अब हम लोग को प्रूफ सीखना है, क्या सीखना है, प्रूफ। किसका प्रूफ, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ का प्रूफ। अभी मैं बताया कि गॉस लॉ ये होता है, बट उसका प्रूफ देखिए कैसे होता है। तो Q चार्ज है, इसके R दूरी पे कितना फ्लक्स निकलेगा या कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये पूछा गया। तो हम लोग चुपचाप एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे। ठीक है, गॉसियन सरफेस, इस प्लस से इक्वी डिस्टेंस पे, हर जगह इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, एक सरफेस बना लिए। अब इस पॉइंट पे पूछा है क्या होगा, वहां पे फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होता है, इधर होता है आउटवर्ड, हमेशा एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड होता है। देखिएगा ये बात, एरिया वेक्टर किधर होता है, एरिया वेक्टर, इसका डायरेक्शन हमेशा रेडियली मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड, हमेशा बाहर की तरफ होता है। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, अगर इससे पूछा जाए कि एरिया वेक्टर किधर है, तो बाहर के साइड, इस वाले सरफेस के लिए बाहर के साइड, ठीक, इस वाले सरफेस के लिए इधर के साइड। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर एरिया वेक्टर पूछा गया इस सरफेस के लिए तो रेडियली आउटवर्ड इस साइड, और पीछे वाले सरफेस के लिए, इधर वाले सरफेस रेडियली इनवर्ड। ठीक, इस वाले सरफेस के लिए फिर ऊपर के साइड, इस वाले सरफेस के लिए इधर के साइड, हमेशा 90 डिग्री पे बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, एरिया वेक्टर। अब आप देखिए एरिया वेक्टर यहां से बाहर की तरफ निकलेगा, इन दोनों के बीच थीटा कितना है सर, 0। क्यों, अगर सर दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर
दोनों सेम डायरेक्शन में तो थीटा 0। सर प्रूफ ऑफ गॉस लॉ क्या करना है, कुछ भी नहीं, फ्लक्स का फॉर्मूला लिख दीजिए, E इंटीग्रेशन dA cos थीटा। सर थीटा कितना है, E और A का बीच का एंगल, E और A के बीच का एंगल कितना, 0। जल्दी बताइए कि कितना होता है cos 0। सर cos थीटा 0, cos 0 कितना 1। ये तो खत्म हो गया कहानी, E इंटीग्रेशन dA। ठीक, अब आप देखिएगा ये एक dA हम लोग काटे हैं, इस पे ये भी dA, ये भी dA, ये भी dA, बहुत सारा dA निकलेगा। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं उनके लिए बेसिक से बता रहा हूं। अगर हमारे पास एक पूरा एक तार है L लेंथ का, इसको हम लोग छोटे सा लेंथ लेंगे तो कितना होगा dl, एक और छोटा सा लेंथ dl, एक और छोटा सा लेंथ dl, ये सब dl, यहाँ भी dl होगा, यहाँ भी dl होगा, इस सारे dl को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा l आ जाएगा। ठीक है, जैसे dl प्लस dl प्लस dl, जितना भी dl है सबको जोड़ दोगे क्या आ जाएगा l। तो हम लोग सेम चीज को अगर ऐड करना हो तो हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। जैसे पूरा सरफेस था, एक छोटा सा एरिया लिए तो dA, लेकिन यहां भी तो एरिया dA है, यहां भी तो dA है, सारे dA को ऐड करेंगे तो पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया निकल जाएगा। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया याद है, जल्दी कमेंट करिए, 4 पाई r स्क्वायर होता है। अब देखिएगा यहाँ पे छोटा एरिया लिखा है, क्या लिखा है, छोटा एरिया, उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाएगा सर बड़ा एरिया। इस बड़ा एरिया इस पूरे स्फीयर का क्या होता है सर, होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, एरिया की जगह पे ये लिख दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जल्दी बताइए क्या होता है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है, के का फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाई आर स्क्वायर। के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना ई का फॉर्मूला, KQ बाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला ये, और के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, फ्लक्स हम लोग क्या किए, ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला लिख दिए, थीटा बराबर 0, cos 0 का मतलब 1, तो cos 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, और dA का इंटीग्रेशन करेंगे तो A आ जाएगा, एरिया क्या होगा इस पूरे का 4 पाई r स्क्वायर, लिख दिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या बचा ऊपर Q और नीचे क्या बचा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखिएगा ये रहा हमारा फ्लक्स, ऊपर बचा Q, नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट। अरे सर यही तो गॉस लॉ है, गॉस लॉ अभी मैंने आपको क्या प्रूफ करके बताया, देखिए गॉस लॉ क्या होता है, फ्लक्स बराबर 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q, जो चार्ज है उसके अंदर, यही चीज प्रूफ करना था और यही चीज हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर दिए। दिक्कत परेशानी नहीं आया होगा, एक बार फिर से जाके देखिएगा वीडियो, कुछ भी नहीं करा मैंने, हम लोग प्रूफ करने के लिए फ्लक्स लेंगे, फ्लक्स का फॉर्मूला E इंटीग्रेशन dA cos थीटा, यहाँ पे गोल कर देंगे क्योंकि सरफेस बंद है। अब E इनक्लोज्ड dA cos 0 कितना होता है तो 1 होता है, फिर E इनक्लोज्ड dA, इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या होता है कैपिटल A, क्या होता है कैपिटल A। इस गोल से परेशान मत होइए, ये बस दिखा रहा है कि सरफेस बंद है, बाकी तो इंटीग्रेशन ही करना है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या होगा कैपिटल A। ठीक, तो A। अब यहाँ पे एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो KQ बाई आर स्क्वायर, एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर है सर, फ्लक्स के बराबर है। अब हम लोग K का वैल्यू रख देंगे, K का वैल्यू क्या होता है, इस K का वैल्यू क्या होता है तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K का वैल्यू होता है Q बाई आर स्क्वायर एज इट इज, 4 पाई आर स्क्वायर एज इट इज, किसके बराबर है
फ्लक्स के 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर, ऊपर बचा क्यू, नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन। वेरी इजी, प्रूव हो गया गॉस लॉ का। आगे हम लोग को प्रूव करना है इनवर्स ऑफ गॉस लॉ। क्यू चार्ज, इससे आर दूरी पे सेम वही गॉसियन सरफेस यहां बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर ही, थीटा कितना 0, दोनों के बीच का एंगल 0, पहले ही पढ़ चुके थे। फ्लक्स बराबर गॉस लॉ से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स बराबर सर E इंटीग्रेशन dA कॉस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन देखिएगा, ये फ्लक्स बराबर कहां से आया, ये वाला फॉर्मूला सर ये आया गॉस लॉ से। किससे आया, गॉस लॉ। और ये तो सर फॉर्मूला होता ही है किसका, फ्लक्स का, दोनों फ्लक्स के बराबर ही है, यानी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग कंपेयर करके इक्वेट कर सकते हैं। मतलब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E, मतलब फर्स्ट और सेकंड को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों फ्लक्स के बराबर ही है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो E TA cos थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। अब आप देखिए यहां पे E cos थीटा, थीटा कितना 0, तो cos 0, cos 0 कितना होता है 1 होता है, हट जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dA मतलब कैपिटल A, तो 1 हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम लोग को निकालना है इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इन्वर्स कर रहे हैं। एरिया कितना होता है, एरिया अभी तो निकाल के बताए, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा का पूरा ऊपर है, ये E निकालना है, तो ये पूरा का पूरा को नीचे कर दीजिए, E बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये पूरा का पूरा नीचे लिख दिए, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। इसको अच्छे तरीके से हम लोग लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ये 1 बाई 4 पाई, 1 बाई 4 पाई, इसको 1 बाई 4 पाई को हम लोग आगे रख दिए, फिर क्या है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ऊपर Q और आर स्क्वायर को एक साथ, Q बाई आर स्क्वायर। अब इस पूरे को हम लोग क्या बोलते थे, पूरे को सर हम लोग बोलते थे K मतलब 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q है, यहाँ आर स्क्वायर है। देखिए बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल के आ गया, KQ बाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इस चीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लक्स का 2 फॉर्मूला होता है, दोनों को इक्वेट कर दिए, फिर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसको यहीं छोड़े, बाकी सबको उस साइड कर दिए। ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैसे ही आ रहा है, यहाँ पे cos थीटा मतलब cos 0 का वैल्यू 1 होता है, TA का इंटीग्रेशन A होता है, एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग नीचे कर दिए। अब थोड़ा इसको एडजस्ट करना था बस, 4 पाई को आगे ला दिए, आर स्क्वायर वहीं छोड़ दिए, देख लीजिए, ठीक है। Q वहीं छोड़ दिए, Q वहीं पे है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है K, ठीक है, और Q अपॉन आर स्क्वायर। ये इनवर्स भी हम लोग प्रूफ कर दिए। कल हम लोग पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन, गॉस लॉ का एप्लीकेशन। अगर यहां तक वीडियो आपको समझ में आ गया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि बक्सर में कुछ ऐसा पढ़ाई हो रहा है कि आपको एक बार में समझ में आ जा रहा है। अगर आपको एक बार में नहीं आएगा तो आपको 10 बार समझाने का पेशेंस है मेरे अंदर, लेकिन समझा के ही छोड़ेंगे। तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ये वीडियो कि यहां पे भी ऐसा पढ़ाई हो रहा है जैसे बाहर होता है। इसका लेक्चर, अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो थ्योरी वाइज लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।